चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव आपके अपने चैनल रसायन गंगा में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को कक्षा 11 का केमिस्ट्री का सिलेबस दे रहे हैं। इसमें आपको हम बताते चलें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। वो लाइन टू लाइन आप समझेंगे, एक एक टॉपिक जानेंगे सिलेबस में है क्या। तो इसमें कुल मिलाकर के 11th में रसायन विज्ञान में 13 चैप्टर बनते हैं। पहला चैप्टर जिसमें है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिख देते हैं। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे आप कि वास्तव में केमिस्ट्री का बेसिक यानी कि मूलभूत अवधारणा क्या है। जैसे उसमें आपको ये पढ़ना होगा कि रसायन विज्ञान क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे इसमें मोल क्या है, मोल द्रव्यमान क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है। यानी कि छोटी मोटी जो बातें हैं जहाँ से आप रसायन विज्ञान का शुरुआत करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक, मतलब एकदम नॉर्मल, एकदम छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ेंगे बेसिक में, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और दूसरा चैप्टर बन जाता है उसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले हुआ क्या करता था, पहले दो भागों में बटा था, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न, मतलब पुरानी और नई अवधारणा दोनों के बारे में बात करना होता था। लेकिन अब क्लासिकल को बहुत कम कर दिया है, अब हर चीज़ को मॉडर्न पढ़ना है। जैसे क्लासिकल में थोड़ा बहुत दिया है, जिसे कहते हैं बोर का नियम क्या है, बोर की सीमाएं क्या है, और उसके बाद बस इतना ही हमें लगता है, और ज़्यादा नहीं कुछ है। बस बोर पहले होता था, थॉमसन का मॉडल पढ़ना पड़ता था, वो वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल, खरबूज मॉडल, देश भर का ढकोसला पढ़ना पड़ता, कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है बोर मॉडल और उनकी कमियां, उनके बारे में पढ़ना है। और आगे चल करके हम कोष उपकोष, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। कोष उपकोष हो गया, जिसको सेल सबसेल कहते हैं। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्यों का जो दोहरा गुण है, इसे पढ़ना है। वो कब कणिक प्रकृति दिखाते हैं और कब तरंग का नेचर शो करते हैं, यानी कि वेव नेचर भी दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं, इस बात की भी चर्चा करेंगे। और उसमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, बहुत मज़ा आने वाला आपको है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। आगे चल कर के आप सबसेल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं SPDF, नाम सुने होंगे SPDF। पहले आप विन्यास करते थे KLMN, बोरबरी ने बताया था 2, 8, 18, 36, 54, सब हट करके अब आ जाएगा SPDS, 1s², 2s², 2p6। इस फॉर्म में आपको पढ़ना है, जो आपके लिए कुछ नया होने वाला है। ये 10th में नहीं था, 10th में आप इतना ही पढ़े होंगे, अब 11th में थोड़ा सा नया आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे इसी प्रकार से हुंड का नियम, ये सब आप लोगों के लिए नया रहेगा। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही जो पहले आप पढ़ते थे, बोरबरी पढ़ते थे, 2, 8, 18 वाला मैटर आता था। अब हट करके अब आ जाएगा उनका आप बाउ रूल आ जाएगा, जिसमें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d ऐसे करके आएगा। ये सब पढ़ेंगे आगे चल करके। और इसी में आपको क्वांटम नंबर भी पढ़ना है। क्वांटम नंबर, ये सब कुछ नया रहेगा। फिर आगे देखते हैं, ये मिटाते चले हम, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो आगे लिख नहीं पाएंगे। आगे है क्या कहते हैं इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक बढ़िया चैप्टर है ये, इसे आप पढ़ करके आए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी एंड पीरियडिसिटी, ये आप पढ़ करके आए हैं ये चैप्टर। आवर्त मेंडल क्या कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी पर करके आए हैं। और इसमें तत्वों के गुणों के आधार पर इसको कैसे रखा गया है, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ेंगे। फिर आगे चलेंगे हम
यहाँ पर क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसमें पाई जाती है, जिसका नाम हम देंगे चौथे चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सारी बात करेंगे। जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे जल हो गया, H2 हो गया, वो किन्हीं न किन्हीं बंधों से बना होगा। ये सारी बातें हम इसी में पढ़ेंगे। वो बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जहाँ sp2 sp3 स्ट्रक्चर पाया जाता है, चतुष्फलकीय होता है ना। ये सारी चीज़ें इसी सब में पढ़ेंगे। और कौन सा यौगिक कितना मजबूत होता है, क्यों मजबूत होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, NaCl के क्रिस्टल, HCl के क्रिस्टल, CO2 के क्रिस्टल। अब कहेंगे CO2 तो गैस है, नहीं, ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा वो। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो बॉन्डिंग कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसमें एक होता है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक मतलब होता है वैद्युत आयनिक हो गया, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गया। ये सारी बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर वी शेप होता है, किसी का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, किसी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, किसी का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है। ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ेंगे, यानी कि बहुत ही अच्छा चैप्टर बनेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मिलने वाला है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आपको पढ़ना है गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड पढ़ना है। और जब 12th में आप पहुंचेंगे तब आपको सॉलिड पढ़ना होगा, तब आपको सॉलिड। तो ध्यान रखेंगे, इस क्लास में 11th में केवल गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है गैस की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, कब वो द्रवित होते हैं, गैसें कब द्रवित होती हैं, कब वो ठोस अवस्था में जाती हैं, कोई लिक्विड कब ठोस अवस्था में जाता है। ये सारी कहानियाँ जो है आप इसी में पढ़ें। गैसों के कुछ रूल्स हैं, जिसमें हम जानते हैं, एक रूल के बारे में बताएं जिसका नाम है चार्ल्स रूल है, और आगे है चार्ल्स हो गया, बायल्स रूल हो गया, थॉमस ग्राहम इफेक्ट हो गया, आइडल गैस इक्वेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आप स्टेट ऑफ मैटर में गैस के अंदर पढ़ेंगे। लिक्विडिफिकेशन पढ़ेंगे, गैसों का लिक्विडिफिकेशन कैसे होता है, कोई गैसें द्रवित कब होती हैं। सिलेंडर देख ही रहे हैं, गैस सिलेंडर, उसमें गैस को भरा जाता है, लेकिन हिलाते हैं तो लगता है कि उसमें कोई लिक्विड भरा गया है। ये सारी घटनाएं, ये सब सारी बातें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में, गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा अनुभविक चैप्टर है ये हाइपोथेटिकल चैप्टर है, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स यहाँ लिख देते हैं। पढ़ना आपको है थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी जिसको कहते हैं। ये पूरा अनुभव पर आधारित है। जैसे हमें जब ठंडी लगी होती है, हाथ को रगड़ लेते हैं तब हमको गर्मी मिल जाती है, या हम किसी आग के सामने, ऊष्मा के सामने उपस्थित हो जाते हैं तो हमको गर्मी मिल जाती है। ये सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या होती है इंटरनल एनर्जी, ये सब जानेंगे। मतलब किसी को देख लिया जाए दुबला पतला है, कहेंगे उसके कोई एनर्जी नहीं, लेकिन वो काम जब करने लगेगा तब समझ में आता है उसके अंदर एनर्जी है। इसलिए उष्मागतिकी का वो भी एक पार्ट होता है। इसी में हेस रूल पढ़ेंगे, घूम करके कितनों दूरी से चले आएँ तो उन सारी दूरियों का योग और एक सीधे आने के योग के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। और फिर आगे चलते हैं, एक बहुत अच्छा चैप्टर है इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम का, जैसे ऐसे ही मान लीजिए कि
कोई पदार्थ A+B है, ये एक बार ये C+D में चेंज होता है और फिर घूम करके वो चला आता है A+B में। मतलब ऐसे आप किसी पड़ोसी के यहाँ जिसका घर थोड़ा सा दूर हो और रात को चले जाइए, अंधेरा हो जाए, खूब अंधेरा हो जाए, उसके यहाँ पहुँचिए और आपको डर लगे, उससे कहिए आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए। जब वो आपको छोड़ने के लिए अपने घर से आता है, फिर वो कहता है हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हमको डर लग रही है। हमें लगता है ये सारी घटनाएं रात भर चलती रहेंगी, सुबह हो करके ये घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, डर भी ख़त्म, समस्या भी ख़त्म, यानी कि हम साम्यावस्था में अपने अपने घर आ जाते हैं। वो स्टेट इक्विलिब्रियम का होता है। वही स्टेट आपको यहाँ पढ़ना है। ए और बी का कंसंट्रेशन, जिसको हमने डर बताया, ये कुछ ज़्यादा होगा तो आगे जाएगा CD की ओर जाएगा, CD बन जाएगा। CD का ज़्यादा होगा तो AB की ओर जाएगा। बस यही घटनाएं चलती रहेंगी और एक दशा ऐसी आएगी कि दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तब हम बोल देंगे वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। सेम इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं इसमें हैं जिसको पढ़ना है इक्विलिब्रियम में। फिर और आगे चलेंगे तो रिडॉक्स अपक्रिया है, सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, जिससे सब घबराते हैं कि क्या है ये है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यानी कि टोटल ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। और यही समस्या आप लोगों को 10th में बनी होगी, समीकरण को संतुलित करना। रसायन विज्ञान में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाए। किसी से कहा जाए कि रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो पहले वो सोचेगा आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, समीकरण को बैलेंस करते हैं क्या? तो हाँ, समीकरण को बैलेंस करना आपको 11th में खूब अच्छे सिखाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, आप स्वयं करेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए, खूब मस्ती से देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। हर प्रकार की बैलेंसिंग बताएंगे, आप ऐसे आंखों से देखेंगे और आंखों से देखते देखते समीकरण को बैलेंस कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। फिर आगे है, आप आ जाएंगे बिल्कुल प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम नाम देते हैं, चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। हाइड्रोजन इसको कहते हैं आवारा एलिमेंट, इसका पता ही नहीं है ये बेचारा फर्स्ट ए में रहेगा कि 7th ए में रहेगा। अब इस समय तो अभी मौके पर यहीं रख दिया गया है, फर्स्ट ए में ही रख दिया गया है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको पूरे से अलग करके ही एक चैप्टर बना दिया गया हाइड्रोजन। बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। अपना जो हाइड्रोजन है वही जल का भी निर्माण करता है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। भारी जल भी इसमें पढ़ना है। और आगे चलेंगे तो एक ब्लॉक, अब आपका ब्लॉक शुरू होता है। ब्लॉक में है यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, एक है फर्स्ट ए, एक है सेकेंड ए, और इसमें आपको दोनों को पढ़ना है। फर्स्ट ए यानी एक है कहते हैं जिसको क्षारीय, और एक को बोलते हैं क्षारीय मृदा, एल्काइल अर्थ मेटल, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है, इसमें कैल्शियम वगैरह आता है। ये सब पढ़ेंगे आप सेकेंड डे में। इसमें कुछ कंपाउंड्स भी बनाने हैं, जैसे आपको कहें कि फर्स्ट डे में आपको पढ़ना है ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन कहाँ आएगा इसमें ये पढ़ना आपको ऑक्सीजन से इसकी रिएक्टिविटी, इस परिवार में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें पढ़नी है। और इसमें आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ने हैं, समस्थानिक पढ़ने हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सारी चीज़ें इसी मिल जाएंगी। और आगे चलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में देखेंगे आपको केवल 2 वर्ग पढ़ने हैं, उससे पी ब्लॉक बड़ा है। हम बताते चलें
पी ब्लॉक जो है वो बड़ा है। यहाँ शुरुआत होता है ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 0 जिसको 18 बोलते हैं, लिख देते हैं 18। तो यहाँ पर ये बोरान परिवार है और ये कार्बन परिवार है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया और ये नियान हो गया। आपको इन चारों को नहीं पढ़ना है, ये चारों हो जाते हैं 12th में और ये 2 ही परिवार हैं जो आपके 11th में है। और इसमें बोरान परिवार में इस परिवार का परिचय पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध होते ये पढ़ेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बोरान के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बोरान के एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, ये सब सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। बोरान के, कार्बन के 12th में जाएंगे, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, ये सब जो परिवार के पहले एलिमेंट होते हैं उसके कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टियाँ होती, मतलब अपने ही परिवार से कुछ ऐसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है कि जो सबसे मैच नहीं करता है। रीज़न है कि बोरान की और कार्बन की जो त्रिज्या होती है अपने परिवार में छोटी होती है। वैसे भी घर का छोटा बच्चा बड़ा दुलारा होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो घर का सबसे छोटा होता है उसका दुलार प्यार ज़्यादा होता है, वो अच्छा बने या बर्बाद हो वो बात अलग की है। सेम उसी प्रकार से बोरान और कार्बन की बातें हैं, अपने परिवार में सबसे छोटा है, प्यारा है, दुलारा है, इसलिए इसका जो प्रॉपर्टी है अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मैच कुछ कम ही करता है। तो फिर आगे और चलेंगे, 13-14 हो गया। फिर आगे आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करने थे आपको, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हम फंडामेंटल, हम कह सकते हैं फंडामेंटल टेक्निक की बात करें, फंडामेंटल टेक्निक एंड कह सकते हैं सम प्रिंसिपल, कुछ इसके सिद्धांत हैं उसे आपको पढ़ने रहेंगे, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। फंडामेंटल में जैसे कार्बन क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसकी संरचनाएं कैसी हैं, और उसके बाद से कुछ और भी है, जैसे कोई बांड कैसे फिशन करता है, टूटता है, बांड टूटता है तो कौन कौन सी घटनाएं ऑरिजिन होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ये सारी बातें पढ़नी हैं। कुछ इफ़ेक्ट हैं जैसे है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे इफ़ेक्ट पढ़ने बड़े अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, ये मान लीजिए। और आगे चल कर के फिशन पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, कार्बो एनायन पढ़ेंगे, और ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये सब बहुत अच्छे से बताएंगे। बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगा आप लोगों के लिए। बस आगे चलेंगे तो फिर आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, आगे चल कर के मिलेगा आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना रहेगा एल्केन, और पढ़ना रहेगा आपको एल्कीन, और पढ़ना रहेगा आपको एल्कीन के बाद एल्काइन, एल्काइन पढ़ना रहेगा। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन हो गया। ये सारी चीज़ें जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। इनके बारे में पढ़ना होगा, क्या इनकी एक्टिविटी होती है, किसी दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कंपाउंड कैसे कब बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। फिर आगे मिलेगा आपको ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन था, और इसमें फिर आगे चल कर के मिलेगा आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा बेंजीन आपको मिलने वाला है। और बेंजीन मतलब बेंजीन, जैसे इसके पहले जो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन था उसमें रिंग नहीं पाया गया था, अब यहाँ पर रिंग पाया जाएगा। इस प्रकार के कंपाउंडों को आप पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो 12th में है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे एरोमेटिसिटी क्या होता है, और छोटे मोटे जो रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक,
रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हैं इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। और यहाँ पर कैंसर जेनोसिस और पॉइजनस, इन तमाम प्रकार की प्रॉपर्टियाँ आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़नी है। बस इतना ही कुछ रहा आपके इस 11th केमिस्ट्री के सिलेबस में। आप लोगों को सारा जितना भी बताया हमने, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले रसायन गंगा चैनल पर ही मिलेगा। ये हमारा दावा है। आप लोगों क्लास शुरू होगा उससे पहले एक एक वीडियो छोटा छोटा, जो आपको बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा टैबलेट मिलने वाला है कि आपको डाइजेस्ट कर देगा। वो तत्काल कुछ भी पढ़ेंगे जो बताया जाएगा बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग को जो सिलेबस हमने बताया इसको नोट डाउन भी करेंगे, समझने के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी जब एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जितना हमने बताया है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आप लोगों से एक ही केवल गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। जहाँ तक हो सके सबको इस रसायन गंगा चैनल के बारे में बताइए और शेयर करिए। हम जितना हो सकेगा मतलब 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। हर टॉपिक पर विधिवत आपको हम सेवा देंगे। बस आप लोग भी केवल इतना कि जितना पढ़ा जाए खूब बढ़िया पढ़िए, नहीं आता दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आएगा, एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल देखने के